ऑलराइट, सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे. Again, the pattern will remain same. Few solved examples and few unsolved examples. So let's start with example number 2.3. A hydraulic brake system of a car of mass 1000 kg having speed of 50 km per hour has a cylindrical piston of radius 0.5 centimeter. The slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter. If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? इस केस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए that पास्कल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है. अब पास्कल्स लॉ क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. तो पास्कल्स लॉ इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मान लो हमारे पास एक फ्लूइड एट रेस्ट है. सो लेट्स टेक अ कंटेनर. इस कंटेनर को मैंने कंप्लीटली पैक करके रखा है और इसमें जो फ्लूइड है, इसमें जो भी गैस होगा वो रेस्ट पे है या फिर लिक्विड होगा वो रेस्ट पे है. एज सून एज आई चेंज प्रेशर, सपोज मैंने यहाँ से प्रेशर चेंज किया तो इमीडिएटली हर एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज होगा. सो अगर यहाँ पे मैंने प्रेशर मीटर लगा के रखा है तो इमीडिएटली इन सारे के सारे प्रेशर मीटर में चेंज इन प्रेशर ऑब्जर्व होगा. मतलब पास्कल्स लॉ क्या बताता है आपको, इफ there is change in pressure in one part of an enclosed fluid at rest, this change in pressure is transmitted undiminished and instantly to all parts of the fluid. अगर आपने किसी भी एक पार्ट में भी अगर प्रेशर चेंज किया है तो वो चेंज इन प्रेशर फ्लूइड के हर एक पार्ट में जाएगा, इंस्टेंटली जाएगा, प्रोवाइडेड what? Provided the fluid is enclosed and it is at rest. इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ. फिर अगर आपको पता होगा, आप गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए भी पास्कल लॉ यूज करते हो. हेवी व्हीकल्स को जब आपको लिफ्ट करना होता है तो आप ऐसा एक सिस्टम बनाते हो जिसमें दो पिस्टन है और यहाँ पे लिक्विड फिल्ड होता है. तो यू पुट लिक्विड ऑल ओवर दिस प्लेस. तो इस टैंक में लिक्विड आप फिल करते हो. फिर आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो. यू शुड नो दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2. इफ यू अप्लाई स्मॉल फोर्स ऑन एनी ऑफ दिस, मान लो मैंने यहाँ पे स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई किया है तो यहाँ पे वही F1 लार्ज फोर्स F2 अपीयर होता है. कैसे? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यहाँ जो प्रेशर होगा P1 और यहाँ जो प्रेशर होगा P2, इट विल बी इक्वल फ्रॉम पास्कल्स लॉ. तो P1 इक्वल टू P2, तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ F1. बट A2 बाई A1, सिंस A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, therefore A2 by A1 is very very greater than 1. Therefore F2 is very very greater than F1. So small force, downward force F1 appears as large upward force F2 और heavy vehicle को आप लिफ्ट कर सकते हो. अब ये सेम सिस्टम जो होता है ये हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स में ब्रेकिंग सिस्टम के लिए भी यूज होता है. तो गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट, तो यहाँ जो डायग्राम है, दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम. तो यहाँ जो आप ब्रेक पैडल देख रहे हो, ये ब्रेक पैडल जो है, यहाँ पे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब प्रेशर यहाँ से चेंज होगा. और ये सारे के सारे ट्यूब्स जो है, हाइड्रोलिक ट्यूब्स बोलते हैं इसको, दे आर कनेक्टेड टू द 4 व्हील्स ऑफ द व्हीकल. तो जैसे ही पिस्टन अंदर गया, मतलब प्रेशर चेंज हुआ, तो ये प्रेशर इंस्टेंटली और इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर हर एक व्हील के पास पहुंच जाएगा. और इसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर. मास्टर सिलेंडर क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर कैन कंट्रोल. और स्लेव सिलेंडर जो है उसको स्लेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मास्टर ने, ड्राइवर ने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है, राइट. तो एज सुन एज दिस piston goes inside of master cylinder, ये स्लेव सिलेंडर का जो पिस्टन है ये आउटवर्ड्स मूव होता है
और जैसे ही आउटवर्ड्स मूव हुआ, ये बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम व्हील के अंदर, it will go inside the wheel, it will create friction की वजह से the vehicle will stop. Well, by the way, so ultimately Pascal's law apply होता है hydraulic brake system में, इतना पता होना चाहिए. So now as you know, हमको given quantities में क्या क्या दिया हुआ है, हमको given quantities में vehicle का mass दिया हुआ है, mass is 1000 किलोग्राम. स्पीड आपको बताया है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में. सो स्पीड इज गिवन टू यू. वेल, लगेगा कि नहीं हम देखेंगे बाद में. सिलेंडर यहाँ पे बताया है आपको, कार का जो सिलेंडर पिस्टन है उसका रेडियस कितना है 0.5. सो लेट मी कॉल दिस एज R1. R1 is 0.5 सेंटीमीटर, which is 5 into 10 power minus 3 मीटर, और R2 is 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 into 10 power minus 2, मतलब 25 into 10 power minus 3 मीटर. स्लेव सिलेंडर का कभी भी रेडियस ज्यादा होता है ना, व्हील के साइज के अकॉर्डिंग होता है वो. सो एनीवेज, तो अब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये जो ब्रेक पैडल है, इस ब्रेक पैडल पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो मास्टर पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है. ओके, अब पूछा आपको ये है कि रुकने से पहले कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस पूछा है. तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला लगने वाले हैं. एक तो पास्कल्स लॉ, जैसे मैंने बताया आपको, नंबर 1 F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2. दूसरा आपको लगेगा, इफ यू रिमेंबर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. तो ये दो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ने वाली है. सो लेट्स सॉल्व इट. कैसे करेंगे? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो यू आर सपोज टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज F2. F1 तो हमने ब्रेक पैडल पे जो फोर्स लगाया है वो है. F2 वो फोर्स है जो व्हील्स तक आएगा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक ट्यूब्स, बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ. तो आप यहाँ से F2 इक्वल टू A1 by A2 by A1 इंटू F1 कर सकते हो, इंटू F1 कर सकते हो. A2 नॉर्मली ये जो डिस्क होते हैं बेसिकली दे आर सर्कुलर इन शेप, तो एरिया पाई आर स्क्वायर लोगे तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू F1 इज 100 न्यूटन. कैंसल कैंसल, तो F2 इज इक्वल टू R2 by R1. R2 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 और R1 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100. तो 5 स्क्वायर 2500 न्यूटन फोर्स. तो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था ड्राइवर ने, व्हील्स तक पहुंचते पहुंचते 2500 न्यूटन हो गया वो, राइट. तो सच लार्ज एम्प्लीफिकेशन ऑफ फोर्स. तो फोर्स मिल गया. अब आपको फोर्स मिल गया तो आपको डी एक्सेलरेशन मिल जाएगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय द वे? फोर्स अपॉन मास. फोर्स कितना है, व्हील्स पे कितना फोर्स पहुंचा 2500 न्यूटन. मास कितना था व्हीकल का, मास था 1000. तो कितना आ गया ये 2500 बाय 1000, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आप यूज करोगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डी एक्सेलरेशन ओवर हियर, इसलिए माइनस. तो V स्क्वायर, ओके, V तो 0 आएगा क्योंकि फाइनली तो गाड़ी रुक जाएगा ना, व्हीकल विल फाइनली स्टॉप. U स्क्वायर माइनस 2AS, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस S इज इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2A. और इनिशियल स्पीड आपको दिया ही है, इनिशियल स्पीड यू बीन गिवन. तो U स्क्वायर मतलब 50 इंटू 5, 250 बाई 18 का स्क्वायर 1/2A, 2 इंटू 2.5. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो आफ्टर यू सॉल्व दिस यू शुड गेट S इक्वल टू अराउंड around 38.58 meter. So this is what you will get. So question was extremely simple provided you know basic idea behind
ब्रेकिंग सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, वो जो ब्रेकिंग सिस्टम का फिगर है आई विल कीप इट फॉर रेफरेंस ओवर हियर, आपको पता होना चाहिए। So you should always know how this braking system works. तो पास्कल्स लॉ आपने अप्लाई किया यहाँ पे, दैट्स ऑल। यू हैव टू नो व्हाट इज पास्कल्स लॉ। अगर नहीं पता होगा तो देन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is। तो ये क्वेश्चन extremely simple question है, provided you know what is relation between surface energy and surface tension। तो आपको गिवन में दिया है, देखो दो चीजें आती है यहाँ पे। एक है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। जब ये वर्ड ब्लोइंग यूज हुआ होगा मतलब पहले सोप बबल नहीं था, ओके। तो इनिशियल सरफेस एरिया आप लोगे 0, क्योंकि पहले था ही नहीं, बबल नहीं था। दूसरे टाइप में ऐसा पूछते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम दिस वैल्यू टू दैट वैल्यू। तो ये समझना जरूरी है, यहाँ पे जब ब्लोइंग वर्ड यूज हो मतलब पहले सरफेस एरिया था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले रेडियस मतलब देयर वाज नो बबल, तो इनिशियल रेडियस 0 मतलब इनिशियल सरफेस एरिया 0। देन फाइनल RF, फाइनल रेडियस 1 सेंटीमीटर है मतलब 10⁻⁻2 मीटर है। तो यहाँ से आपको फाइनल सरफेस एरिया मिल जाएगा A फाइनल। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट सरफेस एरिया? ऑफ कोर्स बबल है, बबल स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल मतलब 4πr², ये होता है सरफेस एरिया। सो देयरफॉर यू हैव A फाइनल इक्वल टू 4πRF। RF is 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 4π10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल एरिया। ओके, सरफेस टेंशन आपको दिया है, सरफेस टेंशन इज 2.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है वर्क डन DW। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, वर्क डन एंड सरफेस एनर्जी, या फिर of course work done and surface energy both are same quantity, so work done, surface energy and surface tension are related by TDA। ये याद रखना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली चीज वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी, ये बताना चाहिए। टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप के लिए है, बबल के लिए नहीं। क्योंकि जब आप लिक्विड ड्रॉप की बात करते हो तो लिक्विड ड्रॉप के केस में एक ही फ्री सरफेस होता है बाहर का। जब आप बबल की बात करते हो तो बबल के लिए अंदर का और बाहर का 2 फ्री सरफेस है, और फॉर द केस ऑफ ड्रॉप ओनली 1 फ्री सरफेस। तो फॉर बबल यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 TDA। तो ये चीज भूलना नहीं। फॉर सरफेस, फॉर बबल देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, फॉर ड्रॉप देयर इज 1 फ्री सरफेस। तो जब बबल के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो, बबल बोला है क्या? सोप बबल बोला है, तो बबल मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर आएगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो नाउ इट इज सिंपल टास्क। अभी क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालनी, 2 × T। T क्या है? 2.5 × 10⁻²। DA इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो वो तो हमने पहले ही देखा, इनिशियल एरिया 0 है, तो मैं यही लिख देता हूँ, इट इज 2T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। और इनिशियल एरिया तो वैसे भी 0 था, तो ये आ जाएगा 4π × 10⁻⁻4। तो ये आ गया आपका 2 × 2.5 मतलब 5 × 4 20 20π × 10⁻⁻6। तो इतना आंसर आपको मिलना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो 20 × π वो आप कर सकते हो आगे, बट दिस इज व्हाट यू शुड गेट। सिंपल सा क्वेश्चन था।
एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टुवर्ड्स unsolved examples, numericals, practice numericals. So calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 mm falling with uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 power minus 5 Newton second per meter square. तो ये कहाँ से आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, पहले वो पता होना चाहिए। यहाँ पे आप अप्लाई करते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। क्या बताता है वो आपको, हमारे पास अगर एक कंटेनर है, मान लेते हैं इस कंटेनर में एक फ्लूइड है, लेट्स से वी हैव अ कंटेनर व्हिच हैज दिस फ्लूइड, ओके, सो वी हैव अ कंटेनर व्हिच हैज दिस फ्लूइड, ओके। अब इस फ्लूइड में से जब एक सॉलिड बॉल नीचे जाएगा तो इस सॉलिड बॉल पे विस्कस फोर्स एक्ट होगा। क्यों एक्ट होगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने विस्कोसिटी डिफाइन करते वक्त ये बोला था दैट द लिक्विड इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो ये जो लिक्विड है ये नंबर ऑफ लेयर्स से बना हुआ है, ऐसा हमारा अजम्पशन होता है। तो जब ये सॉलिड बॉल इस लिक्विड से पास होता है तो बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, वो विस्कस फोर्स उस सॉलिड बॉल पे भी एक्ट होगा, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ व्हिच इज 6 pi eta rv, where r is radius of this ball, v is velocity with which the ball is falling, eta is coefficient of viscosity of liquid, 6 pi is constant of proportionality। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है। देन नाउ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि रेन ड्रॉप पे विस्कस फोर्स कितना अगर वो एयर से पास हो रहा है। तो लिक्विड की जगह पे मैंने एयर ले लिया और सॉलिड बॉल की जगह पे हमने ड्रॉप ले लिया। तो ये दिस बॉल विल बी ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, एंड दिस लिक्विड विल बी एयर नाउ, बस इतना ही डिफरेंस है। तो बाकी सब सेम है। तो यू शुड नो कि व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप फॉल्स थ्रू एयर जस्ट लाइक व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो वो रेन ड्रॉप जो है वो एयर से फॉल होते हैं, तो उस रेन ड्रॉप पे विस्कस फोर्स एक्ट होता है और ये विस्कस फोर्स अपवर्ड होता है, ये पता होना चाहिए। तो यू शुड नो दैट you can use the same formula here, 6 pi eta rv। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी में क्या है, रेन ड्रॉप का डायामीटर 1 mm है, मतलब रेडियस 0.5 mm है, मतलब 5 into 10 power -4 मीटर रेडियस है, ओके। और वेलोसिटी है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आपको दिया है 1.8 into 10 power -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है फोर्स, और आपको फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया ही है दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट यूज F इक्वल टू 6 pi eta rv। आपको ये यूज करना है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। तो easy है solution, तो it is quite simple thing, you just have to put values here। 6 pi eta is 1.8 into 10 power -5, radius is 5 into 10 power -4, और speed is 2, तो into 2 कर लो इसको, हो गया आपका solution। तो multiply by 2 here, you will get your solution। तो ये easy है। 5 into 2 is 10, okay, 10 into 1.8 is 18, 18 into 6, 18 into 5 is 90, 106 into pi, 106 into roughly 3, तो 3 पॉइंट ऐसा कुछ आपका आंसर जाएगा, वो 3.4 के आसपास आएगा आंसर। 340 into 10 power -9, 340 into 10 power -9 मतलब 3.4 into 10 power -7, तो ये आंसर आएगा। है क्या? यस है। देखो 3.39 में 3.4 बोल रहा हूँ, उतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट।
So you have 3.393 into 10 power minus 7 न्यूटन. तो कैलकुलेशंस मैंने कैसे किए? 2 into 5 is 10, 10 into 1.8 is 18, 18 6 are 106, 106 into 3 point something. ओके, तो वो 106 into 3.1 मैंने किया तो वो 340 के आसपास आता है. 340 into 10 power minus 9 मतलब 3.4 into 10 power minus 7. यहाँ पे 3.39 into 10 power minus 7 न्यूटन दिया है. दैट इज करेक्ट आंसर. तो कोई इशू नहीं है, आंसर इज करेक्ट. तो कॉन्सेप्ट्स, तो बाय द वे यू शुड आल्सो नो कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे इस केस में हमने अप्लाई किया था पास्कल्स लॉ पहले क्वेश्चन में 2.3 में. फिर यहाँ पे हमने अप्लाई किया रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. तो यहाँ पे अप्लाई किया रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. यहाँ पे हमने अप्लाई किया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. Okay, so this is something that you should know. Next question: with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9. Density of air is 1.29 into 10 power नहीं 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. 10 पावर नहीं है यहाँ पे कुछ. तो will rise, this is important thing. तो the thing is आपको इसके लिए पहले टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. देखो क्या होता है, I'll take example of that ball inside a liquid again. तो वही चीज है, हम वापस से सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक लिक्विड है. ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक लिक्विड है. सो ये लिक्विड हमने एक वेसल में रखा है, जैसे पहले हमने किया था. द सेम वे I'll do it. So let's say ये हमारे पास एक कंटेनर में एक लिक्विड था. इस लिक्विड में एक बॉल जो है, सॉलिड बॉल हमने छोड़ के रखा है, वो नीचे आ रहा है. सॉलिड बॉल है इसलिए ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा. तो when this solid sphere is moving, forces acting on this ball is weight of ball mg which is downward. 3 फोर्स लगते हैं. एक तो weight mg which is downward, एक होता है विस्कस फोर्स अभी अभी देखा अपवर्ड, और एक होता है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट फोर्स आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हो. थियरी में जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके दिया है ये थियरी में. तो आई कैनॉट गो इन डिटेल्स इन थियरी, टाइम भी नहीं है हमारे पास उतना. तो यू शुड नो व्हेन अ सॉलिड इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, then in that case it is acted upon by 3 different forces. उसमें से एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है mg वेट, और बाकी के जो आपके पास 2 फोर्सेस है वो अपवर्ड है. कौन सा? विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट. बाय द वे देयर इज अ स्मॉल करेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये स्टोक्स लॉ है, दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ आपको I mean viscosity का ही है वो, but it gives you friction between layers. So ये Stokes law है. So anyways, this is a small correction. This is Stokes law of viscosity.
आई डोंट रिमेम्बर नेम्स, मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रहते हैं, सॉरी फॉर दैट, बट एनीवेज। सो नाउ अब ऐसा है कि क्या होगा जब इनिशियली आप बॉल को यहाँ पे रिलीज कर दोगे। तो व्हेन यू रिलीज दिस बॉल, ये जो बॉल है ये नीचे मूव होना स्टार्ट होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। आफ्टर सम टाइम velocity will become constant and that velocity is called as terminal velocity। और ये velocity constant क्यों होगा? क्योंकि एक ऐसा स्टेज आएगा जहां डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और अपवर्ड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड अपथ्रस्ट ये बैलेंस हो जाएंगे। तो जब ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो गए, इन दैट मोमेंट, उस टाइम पे वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज फर्दर। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो that is called as terminal velocity and the formula of terminal velocity is given by 2/9 r square rho minus sigma g upon eta। r ये रेडियस ऑफ दिस बॉल है, eta ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। अब प्रॉब्लम होता है इन दोनों में प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है। याद रखना ये दोनों डेंसिटी है, रो भी डेंसिटी है, सिग्मा भी डेंसिटी है। एक डेंसिटी है बॉल का, बॉल अगर स्टील का होगा तो स्टील का डेंसिटी, और एक डेंसिटी है लिक्विड का, राइट। तो एक डेंसिटी है लिक्विड का और एक डेंसिटी है मटेरियल ऑफ बॉल का। यहाँ पे याद रखने के अपने अपने तरीके हैं, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो, उसके लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो फैक्टर है ये पॉजिटिव आना चाहिए, बस इतना याद रखो। ये पॉजिटिव कब आएगा? ये पॉजिटिव कब आएगा? जब डेंसिटी रो इज ग्रेटर देन डेंसिटी सिग्मा। अब ऑब्वियस है, नॉर्मल सी बात है, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये जो डेंसिटी रो है, दिस रो इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये जो बॉल है, ये जो बॉल सॉलिड बॉल है जो उस लिक्विड में गिर रहा है, उसका डेंसिटी है, और सिग्मा डेंसिटी लिक्विड का है। तो इसलिए नोटेशन में ऐसा लिखता ही नहीं हूं, ये टेक्स्ट बुक का नोटेशन है। आई प्रिफर राइटिंग लाइक दिस, आई विल से डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड, सिर्फ समझने के लिए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वी आर सपोज्ड टू सॉल्व, with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm? तो रेडियस ऑफ एयर बबल आपको दिया है 0.4 mm, मतलब 4 × 10⁻⁴ मीटर इन डायामीटर। ये डायामीटर दिया है आपको, तो r की जगह पे d दिया है, तो d/2 आपको r मिल जाएगा, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ओके, राइज क्यों होगा? क्योंकि अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर एयर बबल है, तो इफ यू हैव एयर बबल हियर, तो दैट एयर बबल इज लेस डेंस, तो ये एयर बबल, इनफैक्ट ये एयर बबल राइज होगा, तो इट विल राइज। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, solid inside a liquid falls, vapor inside a liquid rises, ये पता होना चाहिए, राइट। तो अब ये राइज होगा, और जिस लिक्विड की बात हो रही है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है और अगर आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 0.9, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू
water. So specific gravity is relative density, मतलब density of that substance divided by density of water. मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, density of liquid is 0.9 times of density of water, which is equal to 0.9 into 1000, which is equal to 900 kilogram per meter cube. Okay, तो ये आपको density of liquid मिल गया. Density of air, तो ये एयर है, एयर का डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, नाउ व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, दैट्स इट. सो अब आपको पूछा है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी. तो v इक्वल टू, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, 2/9 r² डेंसिटी किसका और डेंसिटी किसका, वो देख लो. डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन ईटा, राइट, इनटू g, ऐसा इक्वेशन आएगा. ओके, तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, इसको सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट आंसर. जो भी आंसर मिलेगा आपको, यू जस्ट हैव टू पुट एंड टू सॉल्व दिस. ये सॉल्व करके जो भी आंसर आपको मिलेगा, दैट will be the correct answer. Okay, so I will not go into solving here because you have to just do calculations. My job is to tell you concept and formula. Baki calculations you can do. Okay, next question. 18th, calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 power minus Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. G की वैल्यू 9.18 ऐसा बताया है. तो this is related to capillary. कैपिलरिटी बोलते हैं उसको, या फिर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं. व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? मान लेते हैं हमारे पास एक वेसल है और ये वेसल में लिक्विड भरा हुआ है. so there is some liquid which is filled here. okay, so मान लो ऐसा, there is some liquid which is filled over here. All right, so let me do it in a proper way. That's, we cannot do such kind of mess in this case. Okay, कोई बात नहीं. क्योंकि ये बहुत important है in this case to have proper diagram. Yes, so this is a container which is filled with liquid. अब इस container में if I put a capillary, what is capillary? Capillary is a small glass tube with both sides open. तो डिपेंडिंग ऑन लिक्विड कौन से टाइप का है, आपने 3 टाइप के लिक्विड्स देखे हैं. एक, वन विच डज नॉट वेट अ सॉलिड लाइक मर्क्यूरी, वो सॉलिड पे चिपकता ही नहीं है. अदर विच पार्शियली वेट्स अ सॉलिड, पार्शियली वेट्स अ सॉलिड मतलब जो पार्शियली वेट करता है सॉलिड को. और तीसरा विच कंप्लीटली वेट्स सॉलिड. पार्शियली वेट्स अ सॉलिड का केस है केरोसिन, कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड का केस है वाटर. तो होगा क्या, अगर आपने कैपिलरी ट्यूब वाटर या केरोसिन जैसे लिक्विड में इंसर्ट किया, तो कंपेयर टू आउटसाइड कैपिलरी के अंदर लिक्विड का जो हाइट है वो ज्यादा होगा. तो देयर इज राइज इन द लेवल. इसको बोलते हैं कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन, और इस राइज को बोलते हैं कैपिलरी राइज. तो दिस इज हाइट h
inside the capillary, right? कॉन्सेप्ट सिंपल है, लिक्विड है, लिक्विड में कैपिलरी इंसर्ट किया, अगर वाटर या फिर केरोसिन टाइप का लिक्विड है, मतलब जिस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 एक्यूट आता है या फिर इक्वल टू 90 आता है, उस केस में कैपिलरी के अंदर हाइट ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटसाइड। अगर मर्क्यूरी टाइप का है जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 1 मतलब 90 के ऊपर आता है, ऑब्ट्यूज आता है, मर्क्यूरी 135 डिग्री, उस केस में कैपिलरी फॉल होता है, मतलब मर्क्यूरी का लेवल कैपिलरी के इनसाइड कम होता है कंपेयर टू आउटसाइड। तो एनीवेज आपको राइस पूछा है, एच पूछा है, गिवन क्वांटिटीज, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिलरी एक्शन। तो पहले मैं लिख देता हूँ दैट यू हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। तो गिवन क्वांटिटी में आपको बोला है रेडियस 0.1 mm मतलब 1 × 10⁻⁻4 मीटर, और सरफेस टेंशन T 7 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, थीटा 0 है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है हाइट h। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, h = 2t cos थीटा अपॉन r rho g। okay, so now you can write over here solution, extremely simple. You just have to put values 2t cos theta upon r rho g। h is equal to 2 into surface tension की वैल्यू दी होनी चाहिए 7 × 10⁻⁻2, so it is 7 × 10⁻⁻2 cos of 0 upon radius is 10⁻⁻4, density of water is 10⁻3, g की वैल्यू 9.8। मैं तो 10 ले लेता because then it is simple। तो रफली 10 लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। You can take roughly 10। उन्होंने बोला है 9.8, आप ले लेना 9.8 एग्जाम में, but for the time being I just want to make it very quick calculation। 10⁻⁻4 10⁻+4 कैंसिल, ऊपर है 2 × 7 14, 14 × 10⁻⁻2 cos 0 तो 1 ही होता है, तो 0.14, 0.142 इज एग्जैक्ट आंसर 0.14, क्योंकि मैंने g की वैल्यू जो है वो 9.8 नहीं 10 लिया है इसलिए, राइट। So this is how you are supposed to solve this question. Now, next question and the last question for today. 27 droplets of water, each of radius 0.1 mm coalesce मतलब combine, 27 ड्रॉप मिलके एक बनना into single drop, find the change in surface energy। तो फॉर्मूला तो वही है, कौन सा, वही आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज है दैट मैं अभी ये गिवन टू फाइंड वाइन में लिखने वाला हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप n टाइम्स वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। 27 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बनेगा तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना। अभी आप 27 लीटर पानी डालते हो एक टैंक में डाल देते हो तो वो बड़े टैंक में तो 27 लीटर ही आएगा ना, ऐसा होगा कि 27 का 28 बन गया या 26 हो गया, वैसा तो होता नहीं। तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज a sphere is 4/3 pi r cube, where r is radius of small drop and this is 4/3 pi r capital cube, where capital R is radius of big drop, है ना। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के बड़ा ड्रॉप बन गया, तो ये बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है, छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ से आपको you will have formula for capital R as n raised to 1/3 times of small r, से क्यूब रूट लिया है, that's it। n 27 है तो 27
का क्यूब रूट 3 होता है इनटू r की वैल्यू 0.1 mm मतलब 10⁻⁻4 मीटर। तो ये आपको मिल गया 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, क्या फाइंड करना है? चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो फॉर्मूला तो वही यूज करोगे आप, dw इक्वल टू tda। ओके, और t दिया है 0.072। dA चेंज इन सरफेस एनर्जी। ये समझ लो, जब चेंज इन सरफेस एनर्जी लिखते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल हर बार नहीं चलता। आपको ये देखना होता है कि सरफेस एरिया किसका किस केस में ज्यादा होगा। तो जब यू हैव n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, उस केस में सरफेस एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। तो इस केस में मैं लिखूंगा उल्टा a इनिशियल माइनस a फाइनल। और क्योंकि ड्रॉप है, ये बबल नहीं है, इसलिए मैंने 2 लिखा नहीं है वहां पे, तो यू डोंट राइट 2। तो सरफेस एनर्जी इज t इज 0.072। a इनिशियल मतलब n total number of drops into initial surface area of each drop is 4 pi small r square माइनस फाइनल क्योंकि कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गया और एक ही बड़ा ड्रॉप बना है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 0.072 इंटू 4 पाई, कॉमन निकाल लिया और अंदर आपके पास बचेगा n आर स्क्वायर। n 27 है, r जो है 10⁻⁻4 का स्क्वायर है, माइनस कैपिटल r भी आपने फाइंड किया है 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर है। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 0.072 मतलब 72 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻3, 27 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 9 इंटू 10⁻⁻8। तो ये सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा 72 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 इंटू 18, क्योंकि 27 में से 9 गए तो 18 होता है, into 10⁻⁻8। you just have to solve this, whatever answer comes, जो भी मिलेगा। तो I think you should get this particular answer, whatever you will get। okay, so calculations again, it will be left for you to do, calculations आपको करने हैं। so this was the idea behind this particular question। so that's it। जितने भी टॉपिक थे मैंने मोर और लेस हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन हो जाए, I have just taken like that। Remember 6 pi eta RV स्टोक्स लॉ है, गलती से मैंने न्यूटन बोल दिया था। न्यूटन लॉ का फॉर्मूला भी आपको रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू what you can say, something related to viscosity ही फॉर्मूला देता है, but not this formula। so that's it, we will stop here for today।